नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो दूसरा पाठ है काकी, जिसे सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है, उसको उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये पाठ हमने बहुत बार कक्षा में पढ़ा है, फिर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय की चर्चा करेंगे। तो लेखक जो है वो सियाराम शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म चिरगांव झांसी में 1895 में हुआ था। ये राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे और सन 1929 में ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब हमारा देश जो है वो पराधीन था, गुलाम था। अंग्रेज़ों के हम गुलामी कर रहे थे। तो 1929 में ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। कुछ वर्ष तक वार्धा आश्रम में भी रहे हैं। वार्धा यानी जहाँ गुजरात में वार्धा का आश्रम है, वो वहाँ पर भी गांधी जी के संपर्क में रहे। गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण इनकी रचनाओं में मानववाद, मानवतावाद और प्रगतिवाद स्पष्ट रूप से झलकता है और नारी व दलित वर्ग के प्रति दया भाव इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। यानी नारियों के प्रति और निम्न वर्ग, दलित वर्ग यानी निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, उनके प्रति इनकी रचनाओं में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खड़ी बोली में लिखी गई इनके साहित्य सरल, स्वाभाविक और तथा ग्राह्य है। यानी ये बहुत ही सरल भाषा में लिखते थे और खड़ी बोली इन्होंने अपनी भाषा का अपनी लेखनी की भाषा इन्होंने ग्रहण की। और अनुरूपा तथा अमृत पुत्र इनके काव्य संग्रह हैं। अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यानी इन्होंने खाली काव्य ही नहीं लिखे हैं, इन्होंने छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। मानुषी कहानी संग्रह है इनकी। और लंबी बीमारी के बाद 1963 में इनका निधन हो गया। और इस तरह से ये एक महान कवि, लेखक और उपन्यासकार हमारे बीच से चले गए। तो ये कहानी है काकी, जिसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसका नाम है श्यामू। और इसमें और भी पात्र हैं। श्यामू, विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता, और भोला जो कि उसका मित्र है, श्यामू का मित्र है, और काकी यानी श्यामू की माँ, जिसे वो काकी कहता था, जिसका नाम उमा है। ये उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पूरी कहानी में काकी एकदम शुरू से लेके अंत तक घूम रही है और उसी के ताने बाने में श्यामू भी घूम रहा है। तो ये एक छोटे से बच्चे की अपनी माँ के प्रति प्रेम की, एक ममता की कहानी है, जिसे बहुत ही सुंदर शब्दों में गुप्त जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो काकी अचानक से एक दिन सुबह जब श्यामू उठता है और देखता है कि उसकी काकी, उसकी माँ जिसे वो काकी कहता था, वो भूमि पर लेटी हुई है और भूमि शयन कर रही है, जिसे एक कंबल से ढांका गया है। और चारों तरफ उनके परिवार वाले रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो है वो बैठे हुए हैं और विलाप कर रहे हैं यानी जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये देखकर श्यामू जो है वो बहुत उद्वेलित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अचानक उसकी माँ फर्श पर क्यों लेटी हुई है और चारों तरफ सब लोग उसको घेर कर रो क्यों रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा सा 5 साल का बच्चा है, जिसे मृत्यु का अर्थ नहीं पता है, जिसे नहीं मालूम है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। इसीलिए परिवार के परिजन, उसके नाते रिश्तेदार उसे घेर कर बैठे हुए हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। तो जब उसके बाद वो अपनी माँ को वहाँ से उठाना चाहता है, लोगों को वो ये कह रहा है कि मेरी माँ नीचे लेटी हुई है, नीचे क्यों लेटी हुई है, ये इसे ढांक कर क्यों रखा गया है, और आप लोग इसे, फिर जब लोग उसे शमशान ले जा रहे थे तो वो और बहुत उपद्रव मचाता है। उसे समझ नहीं आता है कि सब लोग ऐसे उसकी माँ को उठाकर कहाँ पर लेके जा रहे हैं। वो कहता है कि मेरी काकी जो है वो सो रही है, आप लोग इसे उठाकर कहाँ लेके जा रहे हो। और वो बहुत
बहुत उपद्रव मचाता है। घर के लोग उसे पकड़ के नहीं रख पाते हैं, बहुत मुश्किल से दासी उसे संभाल कर रखती है। उसे कुछ और छोटे बच्चों को जैसे बात मनवाने के लिए हम बहुत सारी झूठी बातें समझा देते हैं, तो ऐसे ही उसे भी समझा दिया जाता है कि काकी जो है वो मामा के घर गई है, इसीलिए तुम रो मत, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। लेकिन गुरुजनों की बात जो है वो सुनता नहीं है, और धीरे धीरे उसको सच्चाई का पता चल जाता है, क्योंकि वो छोटा है। और जब वो खेलने जाता है अपने अड़ोस पड़ोस, वहाँ पास के बच्चे जो है उसे बता देते हैं कि तुम्हारी काकी मामा के घर नहीं गई है, ऊपर राम के घर गई है। यानी उसे बता दिया जाता है कि मृत्यु क्या चीज़ है, और तुम्हारी काकी की मृत्यु हो गई है, ये सारी बातें उसे बता दिया जाता है। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत रोता है, बहुत बिलखता है। पहल तो वो बहुत चिल्ला चिल्ली करता है, रोता है अपनी काकी के लिए, उसे वापस लाने की मिन्नतें करता है सबसे। लेकिन धीरे धीरे उसका जो रुदन है वो समाप्त हो जाता है, और वह एकदम शांत हो जाता है और शून्य की तरफ ताकता रहता है। जिस तरह से वर्षा का जल जो है वो मिट्टी धरती की सतह के ऊपर 1-2 दिन तक रहती है, और ऊपर से वो सूख जाती है, लेकिन धरती के अंदर वो पानी जो है वो रह जाता है, और वो गीलापन अंदर ही रह जाता है। ऐसी ही परिस्थिति श्यामू की भी थी। ऊपर से वो किसी को नहीं दिखा रहा था कि वो रो रहा है या वो बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसका अंतर मन जो है वो एकदम खाली हो चुका था, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को छोड़कर और कुछ वो सोच ही नहीं सकता है। वही परिस्थिति अब श्यामू की भी हो गई थी। वो चुपचाप बैठे हुए अपनी माँ को याद किया करता था और रोया करता था, लेकिन वो किसी के सामने दिखाया नहीं करता था। तो ऐसे ही सुबह बैठे बैठे वो सोचते हुए एक दिन आसमान की तरफ देखता है, और आसमान में देखते हुए उसे अचानक से एक पतंग नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। और वो सोचता है, वो कुछ सोचकर अपने काका के पास जाता है, विश्वेश्वर के पास जाता है, और कहता है कि उसे एक पतंग मंगवा दे, पतंग और डोर मंगवा दे, क्योंकि उसका मन जो है वो ये चाहता है कि वो पतंग ऊपर राम के घर भेजेगा, जिसे पकड़कर उसकी काकी ऊपर राम के घर से सीधे उसके घर चली जाएगी। वो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी कल्पना यही है कि पतंग अगर ऊपर आकाश में जा सकती है तो उस पतंग को पकड़कर कोई भी ऊपर से नीचे आ सकता है। तो ये उसकी कल्पना है, और उसी कल्पना में वो अपने काका से पतंग मांगता है। और उसके काका जो हैं वो पत्नी के विरह में, पत्नी की मृत्यु के वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो उदास रहा करते थे। तो वो अनमने भाव से ही श्यामू को कह देते हैं, ठीक है, मैं तुमको पतंग मंगा दूंगा, और ये कहकर वो अपनी बात टालकर वहाँ से चले जाते हैं। और श्यामू जो है वो अधीर भाव से अपने पिता से पतंग पाने की इच्छा लिए वहीं पर बैठा रहता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी पतंग को लाने की उसके पिता की कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और सोचते सोचते वो सोचता है कि क्यों ना वो खुद ही पतंग मंगवा ले। इसीलिए वो अपने पिता के कोट के पॉकेट से चवन्नी निकालता है, यानी चवन्नी चोरी करता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं। और सुखिया दासी का जो पुत्र है वो भोला है, और भोला क्या है, उसी का हम उम्र है या उसका समवयस्क है। वो उसे पतंग मंगाने के लिए चवन्नी देता है, और कहता है कि जाकर चुपचाप मुझे एक पतंग और डोर ला दो, मुझे काम है। तो भोला भी अपनी वो भी छोटा ही है, और वो सोचता है कि हो सकता है कि इसको पतंग की ज़रूरत है, वो उसको पतंग लाकर दे देता है। और पतंग लेके आने के बाद जो है वो अपनी योजना श्यामू जो है अपनी योजना भोला के साथ डिस्कस करता है, या उसे बताता है कि वो पतंग जो है ऊपर राम के घर भेजना चाहता है, ताकि उसकी माँ राम के घर से सीधे नीचे आ जाए। और साथ में वो ये भी कहता है कि मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, अगर मुझे लिखना आता तो मैं इसके ऊपर काकी के नाम की चिट लगा देता, और यह चिट लगा होने से ये पतंग सीधे उन्हीं के पास
पास जाता और वो उसको पकड़ के सीधा नीचे चली आती और मेरे साथ रहने लगती। तो श्यामू की बात सुनकर भोला उसे कहता है कि तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या इसमें और है। वो समस्या ये है कि डोर जो है वो बहुत पतली होती है, अगर उसको पकड़ के कोई नीचे आए तो उसमें टूटने का डर रहता है। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।